हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अच्छे से जी जान लगा के आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, जिसमें हमने काफी सारे सेगमेंट्स देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं छोटा नागपुर पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है उस नदी तंत्र की वजह से वहां के जो राज्य हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वहां की जो रिवर सिस्टम की हमने बात की। इसके अलावा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है खनिजों के रूप से बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है और भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो हम उन सभी चीजों को बिल्कुल मैपिंग के माध्यम से बिंदास तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और देखिए, हर बार की तरह एक ही बात मैं आपसे बार बार बोलूंगी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं मैप अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी जो मानचित्र होता है उसकी कोई भी बुक आप ले सकते हैं और उसमें यहाँ पर जो भी लोकेशन आपको बताई जाती है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो आखिर छोटा नागपुर प्लेट्यू है कहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखी थी अरावली की पहाड़ियां देखी थी। इसके बाद है ना, यहाँ पे क्या था, अरावली की पहाड़ियां थी। अरावली की पहाड़ियों के नीचे हमने देखा था मेवात का पठार। इसी के साथ इसी से लगा हुआ था मालवा का पठार। इसी से लगा हुआ था आपका बुंदेलखंड का पठार और नीचे था आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी, है ना। ये पूरी की पूरी क्या थी, विंध्यन पर्वत श्रेणी थी। इसी क्रम में आगे देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये क्या होगी, आपकी विंध्यन श्रेणी होगी। विंध्यन के नीचे है आपकी सतपुड़ा, ठीक है, रावली होगी, ठीक है, विंध्यन होगी और सतपुड़ा। सतपुड़ा आगे जाती है, एक और श्रेणी में बढ़ती है जिसे हम महादेव कहते हैं। यही आगे जाकर आप देखोगे एक लंबत हमें एक श्रेणी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, मैकाल। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो था मालवा का पठार, ये वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, मालवा क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा घिरा हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा बुंदेलखंड। क्या मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, यहां तक हमने ये सभी चीजों को बहुत अच्छे से देख लिया था। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो भारत का पूर्वी भाग है, ठीक है, पूर्वी भाग में ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इसका विस्तार है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करें, छोटा नागपुर पठार की बात करें, तो इसका जो विस्तार है ना, वो किन किन राज्यों में है। तो इसका जो मुख्यतः विस्तार है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू का विस्तार देखने को मिलता है। इसका कुछ विस्तार आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपका बिहार की सीमा से भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ आई। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें तो ये कितना ऊंचा है, लगभग 650 मीटर। कितना है, 650 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो आप कहेंगे पारसनाथ। क्या है, पारसनाथ। नोट करते चलिए जो भी लिखा रही हो, पारसनाथ।
यहां तक सभी को क्लियर है कि कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है। ठीक है, अच्छा छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करें तो इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टार बना के लिख लो कि छोटा नागपुर क्षेत्र को, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे रूर प्रदेश, तो रूर क्या है, रूर बेसिकली आप देखेंगे रूर एक जगह है जर्मनी में, कहां पर, रूर एक जगह है कहां पर, जर्मनी में, और ये वो क्षेत्र है जर्मनी का जहां पर सर्वाधिक मात्रा में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक कोयला प्रधान, ठीक है, कोयला प्रधान। और अगर भारत की दृष्टि से आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो सभी राज्यों में या इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार का ये क्षेत्र जो है ये कैसा है, कोयला बहुल्य है, क्योंकि यहाँ पर आपको दामोदर नदी मिल जाएगी, है ना, जो कि बिल्कुल बीचों बीच से होकर छोटा नागपुर पठार की बहती है, और इसके साथ कुछ और सहायक नदियां भी हैं। अब क्योंकि एक ही चीज मैं आपको कई बार प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है जिस तरीके से बना, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, वो चीज अगर आप दोबारा से रिवाइंड करेंगे कि ये जो इंडियन प्लेट है ना, ये आकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये लगातार इसमें क्या हो रहा था, एक पूरा का पूरा एक जो जोन है ना अर्थ का, है ना, मकर रेखा से लेकर ऊपर कर्क रेखा तक आने तक का जो ये सिलसिला रहा है इस प्लेट का, उस दौरान बहुत सारी जो वनस्पति रहे हैं, जो जीव जंतु रहे हैं, वो क्या हुए हैं, इस पूरे के पूरे प्लेट पर दबते गए हैं, है ना, सेडिमेंट्स बनते गए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसीलिए यहाँ पर ये किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है, अवसादी प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देखेंगे किसका कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जहां पर हमें बहुत ही जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं जिनको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं वो भी देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही के साथ यहाँ पर हमें गोंडवाना चट्टानों के भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयला पाया जाता है। और आपको पहले भी बताया था कि कोयला अगर कोयला बनेगा तो कैसे, कि बहुत बड़ी बड़ी घने घने जंगल रहे होंगे प्राचीन समय में जो कि वहीं पर दब गए हैं, है ना, लकड़ी है, लकड़ी जब जल जाती है तो वो क्या हो जाती है, कोयले में फॉर्म हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा कोयला जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। अब देखो, अगर हम छोटे नागपुर को देखें तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकता है कि देखो ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, नागपुर पठार, है ना, इसके उत्तर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको एक पठार मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बुंदेलखंड का पठार देखा, बुंदेलखंड के आगे ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन से पठार है, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। एक चीज याद रखो, कभी कभी इन सभी का क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन इसके पूर्व में है, पश्चिम में है, तो देखो अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी ऐसी रखिए कि सारे डायमेंशन से क्वेश्चन कहीं से भी आए। अब यही चीज पढ़ी हुई है तो आपने सीधे सीधे पढ़ लिया छोटा नागपुर के बारे में, है ना, जो चीजें, लेकिन देखिए उसके इर्द गिर्द भी क्या है, कंपटीशन का लेवल अब यही है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द की चीजों को भी आप जान रहे हैं कि नहीं, है ना, और ये चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा मिलेगा आपको, बघेलखंड का पठार, पठार, ठीक है। इसके अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक श्रेणी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी।
आप में से कोई भी मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बहुत बार बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने बात की पश्चिम में, तो पश्चिम में हमें देखने को मिला है मैकाल श्रेणी। अगर दक्षिण में बात करें यहाँ पर छोटा नागपुर के, तो यहाँ पे एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके इस वाले क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेंगी आपको राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, इसके उत्तरी छोर पे, उत्तर पूर्वी छोर पे मिलेंगी आपको राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख रही हूं तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना वहां से। ठीक है, ये क्षेत्र है यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला क्षेत्र ये है राजमहल की पहाड़ियां। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज देखो कि छोटा नागपुर पठार जो है ये 2 भागों में विभाजित है और इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और इसको विभाजित करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करती है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, ये बिल्कुल बराबरी से इस छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। और आगे जाकर जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, उसमें जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोयला जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है और जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऊपरी पठारीय क्षेत्र जो है इसको बोला जाता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम रांची का पठार। तो आपसे पूछा जाए कि हजारीबाग का पठार कहाँ है या रांची का पठार कहाँ है, तो ये दोनों ही कहाँ पर है, किसका भाग है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का भाग है। दामोदर नदी के उत्तर में हम देखेंगे तो कौन सा पठार है, हजारीबाग का पठार है। दामोदर नदी के दक्षिण में देखेंगे तो कौन सा पठार है, रांची का पठार है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैकाल श्रेणी है और मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जवाब दिया होगा। यहाँ पर एक चोटी है इस पहाड़ी की, सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम क्या है, महानदी। क्या है, महानदी। देखो इसका नाम क्या है, सॉरी, ये इस चोटी का नाम है अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, महानदी। और ये इस तरीके से छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य के बीच से होकर गुजरती है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, महानदी जो है ये कहां से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। 3 नदियां निकलती है। एक नदी जो कि पश्चिम की तरफ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्मदा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, नर्मदा नदी कहते हैं। एक नदी जो कि उत्तर की तरफ बढ़ती है जिसको हम क्या कहते हैं, सोन नदी, जो कि आगे जाकर किसमें, पटना में मिल जाती है। तो यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहें तो ऐसे रफली ड्रॉ कर करके भी आप इस चीज को याद कर सकते हैं। और देखो एक चीज याद रखो, अगर ड्रॉ करके आप करने की कोशिश करेंगे तो ये मेमोरी में लंबे समय तक फीड होता है ना। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ, उसी आधार पे आप इसको क्या करिए, तैयार करिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि रांची का पठार जो है यहीं पर, यहाँ पे हमने देख लिया इस राजमहल की पहाड़ियों के, अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है
यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी? यहाँ पर मिलेंगी आपको आग्नेय क्रम की, आग्नेय क्रम की चट्टानें। और आग्नेय क्रम की चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, जब सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ, तो कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय क्रम की चट्टानें बनी, जिन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो रांची के पठार में आप एक चीज देखोगे कि इसके दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सिंह भूमि। क्या बोलते हैं? सिंह भूमि, है ना? ये कौन सा है? सिंह भूमि क्षेत्र है। और ये किस प्रकार की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? किस प्रकार की चट्टानों के लिए? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए, है ना? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए सिंह भूमि क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब क्योंकि हम गोदावरी की बात कर रहे थे, यहां से जो गोदावरी नदी निकल रही है ना? कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। कौन सी है? सॉरी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी का ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी? अगर दामोदर नदी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और इनकी क्या विशेषता है कि इस प्रकार की जो चट्टानें होती है, इनमें सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? तो इसको आप चाहे तो रफली ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पर कि जो इसका पश्चिमी भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो कि किससे निर्मित है? ये वाला जो क्षेत्र है ये निर्मित है बेसाल्ट चट्टानों से। कैसे है? बेसाल्ट चट्टानों से। क्यों है चट्टानों से निर्मित है? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि दक्कन का पठार जो है उसका विस्तार किस तरीके से हुआ है। तो उसका विस्तार, ये क्षेत्र जो है वो हमें छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर है बेसाल्ट चट्टानें, है ना? इनमें अलग प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, यहाँ पर अलग प्रकार की मृदा पाई जाएगी। यहाँ पर है आपकी आग्नेय क्रम की चट्टानें, तो यहाँ पर किस तरीके के खनिज तो पाए जाएंगे, है ना? धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, लेकिन क्या उनका दोहन कर पाना संभव है? नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में क्या होता है? सर्वाधिक कोयले का खनन किया जाता है ना? सबसे ज्यादा किसका निकाला जाता है? कोयले को। इसके बाद दूसरा खनिज कौन सा है? तो लौह अयस्क है। क्या है? लौह अयस्क। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। चलिए अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये वाला क्षेत्र है, तो मैंने आपको बताया था कि दामोदर नदी घाटी में इस पूरे क्षेत्र में कुछ सहायक नदियां हैं, है ना? उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो एक चीज समझो, दामोदर नदी, आपने बहुत सारी नदियों के बारे में सुना होगा, जैसे कि कोसी नदी। कोसी नदी को क्या बोलते हैं हम? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि उसके कारण बिहार क्षेत्र में क्या होता है? बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। इसी तरीके से बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये पठारीय क्षेत्र है और यहाँ से एक नदी निकल रही है इस तरीके से, है ना? इस तरीके से इठलाती बतलाती, है ना, एटीट्यूड में, फुल एटीट्यूड में है दामोदर नदी जा रही है। अब क्या होगा? पठार कहीं तो खत्म होगा, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है वो खत्म होगा। अब क्या करना? अब आपको जमीन पे आना पड़ेगा। जितना एटीट्यूड दिखाना दिखा लिया भैया, पूरे क्षेत्र में आप घूम लिए,
लेकिन जैसे ही आप इस वाले क्षेत्र से, इस पठारीय क्षेत्र से ये नीचे की तरफ आती है तो इसका ढलान क्या होता है, इसकी गति जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर इसके आसपास वाले क्षेत्रों में क्या हो जाती है, बाढ़ की स्थिति जो है वो बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिए, ये है आपका पठारीय क्षेत्र, है ना। और यहाँ पर इस तरीके से आ रही है दामोदर नदी और एकदम तीव्र गति से क्या करेगी, ये गिरती है। कौन सी, दामोदर नदी। इसमें और भी सहायक नदियां हैं, है ना, और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तीव्र गति से आएगी तो ये क्या करेगी, बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को क्रिएट कर देगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर बाढ़ आएगी और इस तरीके की घटनाओं की वजह से आसपास की जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे, यहाँ का एग्रीकल्चर भी प्रभावित होगा, साथ ही के साथ यहाँ पर मिट्टी का कटान भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक है, जिसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या शुरू किया गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, इस नदी पर बांध बनाकर जो ये तीव्र गति का पानी है इसको विद्युत उत्पादन के लिए यूज किया गया और सिंचाई के लिए यूज किया गया और अन्य कई कारणों में इसका उपयोग किया जाना शुरू किया गया। अब ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये भारत में कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी 1948 में। ठीक है, कब शुरू की गई, 1948 में। और कैसे ये आइडिया आया कि दामोदर नदी घाटी में इस तरीके की भी ऐसे परियोजना बनाकर हम इसको संभव कर सकते हैं कि बाढ़ क्षेत्र जो है वो प्रभावित, बाढ़ की स्थिति ना क्रिएट हो। ठीक है, तो ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसकी जो शुरुआत है 1933 में एक इंजीनियर थे, कहाँ के, हॉलैंड के। ठीक है, इंजीनियर थे हॉलैंड के। इनके द्वारा अमेरिका में जैसी स्थिति दामोदर नदी की है उसी तरीके की स्थिति अमेरिका में टेनेसी नदी, कौन सी नदी, टेनेसी नदी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेनेसी नदी कहाँ है तो अमेरिका में है। किसकी सहायक नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदी है। इस टेनेसी नदी पर क्या बनाया गया, बांध बनाया गया और यहाँ पर इसके पानी को कंट्रोल किया गया। इसी को देखते हुए 1948 में भारत सरकार के द्वारा भी इस परियोजना को हॉलैंड के इंजीनियर की सहायता से क्या किया गया, तैयार किया गया। क्लियर है, तो यहाँ पर ये चीजें, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि अब वो उतना कुछ अगर मैं कुछ टाइम के पेपर्स को एनालिसिस करूं तो उतना नहीं पूछा गया, लेकिन पहले यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते थे। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो परियोजना है ये कहाँ से ली गई है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं छोटा नागपुर में पठार पर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं और उनपे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। ठीक है, बना लो भाई, जल्दी से पठार बनाइए आप। ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और यहां पर ये बह रही है आपकी मेन स्ट्रीम जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, और ये जाकर बे ऑफ बंगाल, बीओबी लिख दिया है तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, बे ऑफ बंगाल में।
ठीक है, जब ये यहाँ से चलना शुरू होती है इस अपने उद्गम स्थल से, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आकर जो नदी मिलती है उसका नाम क्या है, कोनार नदी। ठीक है, ये भी इसी हजारीबाग के पठार से निकलती है। कौन सी नदी है, कोनार नदी। ठीक है, आगे चलकर इस दामोदर नदी में दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, बोकारो। ठीक है, पहली नदी कोनार, दूसरी कौन सी है, बोकारो नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, तो पहली कोनार हो गई, बोकारो हो गई, और आगे चलकर मिलती है इसमें बराकर नदी। कौन सी नदी, बराकर नदी। क्लियर है, तो पहले कोनार होगी, बोकारो होगी, और यहां पर बराक नदी होगी। इस वाले क्षेत्र में ये कहां से निकल रही है, ये सभी निकल रही है हजारीबाग के पठार से। अब अगर हम रांची के पठार की बात करें तो यहां से भी, इस रांची के पठार से भी कुछ नदियां निकलती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखोगे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी। क्या है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, रांची के पठार से निकल रही है, कौन सी है, ब्राह्मणी नदी है। दूसरी है बैतरणी, दूसरी नदी का नाम क्या है, बैतरणी नदी। और ये सभी जाकर कहां समाप्त हो रही हैं, देखो ये नदियां तो आकर दामोदर नदी में मिल जा रही हैं, लेकिन ये नदियां जो है, जो कि रांची के पठार से निकल रही है, ये सभी जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जा रही हैं। और इसके ऊपर एक नदी बहती है जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नदियों का क्रम पूछ लिया जाता है। बताइए, उत्तर से दक्षिण की तरफ इन नदियों का क्या क्रम है। ठीक है, तो दामोदर नदी की बात कर ली तो ये चीज आपको समझ होगी, कोनार, बोकारो और बराकर ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। बाकी ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा ये रांची के पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। क्लियर हो गया। दामोदर नदी की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इससे लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक और नदी की बात की थी, यहाँ पर ये क्या था, ये थी आपकी मैकाल श्रेणी, श्रेणी। ठीक है, और यहाँ पे थी आपकी अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है जो कि कुछ क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार का, वहां से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक है, यहां से एक नदी निकली कुछ इस तरीके से, कुछ क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के होते हुए और जाकर आगे बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिसका नाम क्या है, महानदी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है और उस बांध की क्या विशेषता है। बहुत बार बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई है और बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र कौन सा है, कहां से निकलती हैं, उनपे कौन कौन से बांध बने हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि जब आपको नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ाऊंगी तो वहां पर सभी नदियों पर बने हुए बांध और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के बांध होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको खोल के दे दिया जाएगा, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है कि यहाँ पर अगर कोई चीज छूट जा रही है तो उसको भी आप ऐड करके कर सकते हैं। यही तो तरीका होता है एक विद्यार्थी का पढ़ने का, है ना। तो आप लोग कोशिश करा करिए कि यहाँ पर
कोई चीज छूट रही है, देखो क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीटली कवर करना इतना नहीं होता है। यहाँ पे हम उन चीजों की बात करते हैं, उन फैक्ट्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने में, एक रिदम बनाने में, है ना, बहुत आसानी कर देता है। तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें फैक्ट्स को जरूर ऐड करते चलिएगा। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमने नदियों की बात की है, तो यहाँ पर कुछ इन नदियों पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उन पे भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले कोनार नदी की बात करें, ठीक है। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है इस नदी पर, कोनार नदी पर, जिसका नाम क्या है, ठीक है। कोनार नदी पे बने हुए डैम का नाम क्या है, कोनार बांध। क्या है, कोनार बांध। अब साथ के साथ लिखते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बात करें बोकारो, बोकारो पे भी एक बांध बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं पंचेत। क्या बोलते हैं, पंचेत बांध। बहुत बार पूछा गया है, अभी रिसेंटली भी ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीसीएस के भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करें अगर बराकर की, तो यहाँ पर जो बांध बनाया गया है उसका क्या नाम है, उसका नाम है तिलैया, ठीक है, तिलैया बांध, ठीक है। कोनार नदी पर बने हुए बांध को हम कोनार बांध कहते हैं। बोकारो पे बना हुआ बांध जो है उसे पंचेत बांध कहते हैं। बराकर नदी पे जो बना है उसको हम तिलैया बांध कहते हैं। इसके अलावा जो जहां पर ये बराकर नदी और दामोदर नदी मिलती हैं, ठीक है, जहां पर ये बराकर नदी और दामोदर नदी मिलती है, यहां पर भी एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मैथन बांध। क्या है, मैथन बांध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा के मैं फोर्स कर रही हूँ, तो इसका मतलब समझिए कि ये हमने भी तो स्टडी की है कि कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, कहां पर रिपीटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वो सेगमेंट है जहां पर आपके अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे इतना ज्यादा नदी क्षेत्र है, तो यहाँ की जो उत्पादकता होगी, है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कृषि उत्पादकता की, ठीक है, क्या होगी, दामोदर नदी क्षेत्र में बात करें, दामोदर नदी क्षेत्र में उपज क्या होगी, उत्पादकता बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। पश्चिम बंगाल की ही हम बात कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो उत्पादकता होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत अधिक होगी, अधिक। लेकिन क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है ना, इसीलिए खपत भी यहाँ पर ज्यादा होती है। जनसंख्या अधिक तो खपत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि अगर कोई क्षेत्र है, मान लीजिए कि वो बहुत समृद्ध है ना, वहां पे बहुत ज्यादा कृषि की जा रही है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, सीधी सी बात है, एक क्षेत्र में अगर आप कुछ मान लीजिए गेहूं चावल या किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि उस राज्य के लोगों को वो फूड प्रोवाइड करा पाए, है ना। तो यहाँ पर अगर जनसंख्या अधिक होगी तो क्या आप दूसरे किसी क्षेत्र में जाकर किसी राज्य में या फिर किसी इंटरनेशनल मार्केट के लिए उस फूड को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, यानी कि आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, निर्यात नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जितनी भी उत्पादकता है उसका जो भी खपत होती है वो यहीं पर। लेकिन यही इसी के विपरीत अगर आप पंजाब वाले क्षेत्र में देख लो, है ना, पंजाब में बहुत ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ से बहुत सारा चावल जो है वो अन्य राज्यों में, विदेशों में भेजा जाता है। उसका क्या कारण है कि क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना,
जनसंख्या जो है वो काफी कम है, इसीलिए जो ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, बाहर सेल करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए यहाँ पर इसके नदियों के बारे में बात कर ली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ खनिजों के बारे में कि कौन कौन से खनिज जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट हो गया कौन सा, कोयला। कोयले की बात करें तो इस क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार का कोयला है, बताइए। पहले हम बात करें अगर कोयले की, कोयला, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, पहला सबसे उच्च कोटि का जिसे हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, दूसरा जो होता है, पहला हो गया एंथ्रेसाइट, दूसरा हो गया बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला। तीसरा कोयला जो होता है तीसरे प्रकार का उसको हम बोलते हैं लिग्नाइट। ठीक है, और चौथा जो सबसे निम्न कोटि का होता है उसको हम पीट बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, उच्च कोटि का होता है जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें क्या होता है, ये इस ऐसा कोयला होता है जहां पर ऊर्जा का जो ऊर्जा है वो काफी ज्यादा होती है इसमें, और इसमें जो धुआं होता है ना, स्मोक जो होता है वो काफी कम होता है। इसी तरीके से बात करें बिटुमिनस, तो बिटुमिनस में जो इसका परसेंटेज होता है वो कम होता है, जबकि एंथ्रेसाइट में अगर हम बात करें तो 98% जो होता है कोयला वो काफी उच्च होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पर किस प्रकार का कोयला मुख्यतः पाया जाता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिटुमिनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है रांची के पठार के अगर दक्षिणी भाग में बात करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मुख्यतः आपको क्या देखने को मिलता है, बॉक्साइट। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, यहाँ से आपको बॉक्साइट अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके पूर्वी भाग में यहाँ पर, तो ज्यादातर जो आयरन ओर होते हैं, ठीक है, आयरन ओर जो है वो आपको यहाँ से मिलते हैं। तो मुख्यतः रांची के पठार से हमें क्या मिल रहा है, प्राप्त होता है, बॉक्साइट होता है और आयरन होता है। यही अगर हम हजारीबाग की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा संगमरमर। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या मिलता है आपको, संगमरमर प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको माइका, क्या मिलेगा, माइका। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है आपका, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, आपने सुना होगा धनबाद, ठीक है, बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में कोयले का दोहन किया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनके बारे में हम आगे एक छोटे से वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी पढ़ा है आपको समझ आया होगा, नोट करते चलिएगा और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।